रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी वर्तमान में चल रहे पेपर्स की पैटर्न की जानकारी देने तथा आपकी तैयारी को अंतिम स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमने यह जो सेशन स्टार्ट किया है उसके 15वें दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अभी बीते दिनों किस तरह का पेपर अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था। सवाल किसका है? एवरेज का। ए, बी और सी का औसत 44.5 है। डी, ई और बी का औसत 66.5 है। ए, बी, सी, डी और ई का औसत। अब देखिए यहाँ पर ए, बी, सी है और यहाँ पर डी, ई, बी है, ठीक है, और यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है? बी का मान। तो यहाँ आप देखो ए, बी, सी, डी, ई, बी और यहाँ पर ए, बी, सी, डी है, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दिया जाए तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? बी की। मतलब यहां पर अगर आप देखो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 44.5 इंटू 3, ठीक है। तो 15, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12 और 1 13, ठीक है। दूसरा, अगर मैं d प्लस ई प्लस बी की अगर मैं बात करूंगा तो ये इसका औसत कितना दिया हुआ है? 66.5 और इंटू 3, ये भी हो जाएगा मामला। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है मामला? 3 बचे 15, 3 छके 18 और 1 19 और 3 छके 18 और 1 19, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा क्या? ए, बी, सी, डी, ई और बराबर ये कितना मिलेगा? देखिए 199.5 है, 5 जोड़ जाएगा 200 और 200 में 133 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 333, जिसमें इस 5 का जो मान है वो कितना दिया हुआ है? 53.4, 53.4 औसत दिया हुआ है। 5 संख्याएं हैं तो 5 का गुणा मार दीजिए और ये प्लस बी, ठीक है। अब आप देखिए गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 नहीं 15 2 17, 5 25 और 1 26 और प्लस, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 333 माइनस 267, 33 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा, 33 यहाँ से बच जाएगा, मतलब 33 और 33 कितना हो जाएगा? 66। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बेसिक सवाल है, ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एग्जाम के टाइम पे आप केवल इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखिए 3 ही संख्या है तो इसको मैं पहले ही अगर जोड़ दूं तो 66, 470, 110, 111 में 3 जोड़ दोगे 333 पहले ही आ जाना, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए 3 संख्याएं यहाँ है, 3 संख्याएं यहाँ है। ये मामला कितना था? 33 गुणे 44.5 प्लस 33 गुणे 66.5। अगर मैं 3 को बाहर निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा? 44.5 प्लस 66.5, तो ये 66, 470, 40 110 और ये कितना हो जाएगा? 111। तो 3 गुणे 111 मतलब ये 333 आपको पहले ही दिख जाएगा। अब इसके बाद इस 53.4 में आपको 5 का गुणा करना है, खत्म बात। घटा देते 66 उत्तर आ जाता। मतलब ये केवल आपको समझाने के लिए लगाया गया है, मूल रूप से सवाल को आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है? 24, 7 और 63 के मध्यानुपाती 24 तथा 7 और 63 का मध्यानुपाती। अब आप देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी। 7 और 63 का निकालना है तो 7 और 63 को मैं 7 गुणे 9 लिख देता हूं। तो देखिए ये 7 बाहर, ये 3 बाहर, मतलब कितना हो जाएगा? 21। अब अंतर 24 और 21 के बीच का निकालना है, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 3। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी संख्या को 20% बढ़ाने एवं उसके बाद 12%, 20 पहले बढ़ाया गया फिर 12 घटाया गया, 704 प्राप्त हुआ, ठीक है। यहां पर जब प्रतिशत से प्रतिशत पूछा जाए तो आप a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। लेकिन अगर वैल्यू दी गई है तब आपको सवाल में सीधा सीधा 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5, ठीक है। 12% की वैल्यू कितनी होती है? 3/25, 12/100 करना है। देखिए 20 बढ़ाया मतलब मामला है 5 से 6 का, 12 घटाया मतलब मामला है 25 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये तो कहानी है, मतलब ये पूरा मामला है 125 से 132 का। इस 132 की वैल्यू देखिए दिया क्या है? 704 प्राप्त होता, मतलब ये सब कुछ करने के बाद मुझे ये मिला है, मतलब वैल्यू थी 125 अब हो गई है 132 और इसकी वैल्यू आपको दी गई है, देखिए किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है।
11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 11 चौके 44, 4 से फिर कट जाएगा, 4 त्याई 12, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है 16, तो 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 की वैल्यू 16 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/3 गुणे 25। अब आप देखिए 16 में अगर मैं 25 का 25 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो 100, 4 और बच जाएगा, मतलब मामला हो जाएगा, अरे 5 से 6 20 बढ़ा दिया है 25, 125 से 132, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 16 दूनी 32, 16 तिया घटा तो सही है ये, 4 तिया 12, 3 की वैल्यू 16, 16/3 125 है ना, ये 125 है, वही तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए अभी देखिए 125 को 8 अगर मैं दे दूंगा तो 1000 आएगा, और 2 और है तो मतलब मामला कितने का है 2000 का। मैं ये बोल रहा हूं कि 16 को आप ऐसे लिखिए 2 गुणे 8 गुणे 125, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1000, तो और दे दिया तो कितना हो गया 2000, और 2000 में अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 -6, ये आपका उत्तर आना चाहिए। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक निश्चित मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी मूलधन पर दोनों का मूलधन समान है, 4 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपए अधिक है। अधिक बोले कम बोले अंतर बोले, बात तो ही है, दोनों को घटा नहीं है। और जो एसआई होती है आपकी, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये क्या होता है आर इंटू टी, दर गुणे समय परसेंटेज में। अब यहां पर देखिए आपको एक कंडीशन आपको ये दी गई है और दूसरी कंडीशन आपको ये दी गई है, ठीक है। मतलब ये है 25% और ये है 24%, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बोल रहा है 90 रुपए, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है, तो अगर 1% की वैल्यू 90 रुपया है तो सीधी सी बात है मूलधन हमेशा 100% होता है। 2 जीरो यहां बढ़ाएंगे, 2 जीरो यहां बढ़ाएंगे, मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 9000 रुपया। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए पहली 85 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहां पे अभी सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या से संबंधित एक सवाल जरूर आ रहा है हर पेपर में। तो प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है, चाहे आप इसको लिख लीजिए कि प्राकृत संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1/2। अगर मैं बात करूं सम की तो सम संख्याओं का औसत होता है n+1, और अगर बात करें विषम की तो विषम का जो औसत होता है वो होता है n। यहां ध्यान दीजिएगा प्रथम n, ये शब्द जरूर होना चाहिए, प्रथम n प्राकृत, प्रथम n सम और प्रथम n विषम। देखिए अब पहली की जगह उसने प्रथम ले लिया, 85 प्राकृत संख्या होगा, मतलब n की वैल्यू तो 85 है, तो औसत कितना हो जाएगा 85 + 1/2, मतलब 86/2, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा 43। कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है 12 पुरुष 10 दिनों में एक काम। यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप मेन और वुमेन, कितने मैन कितने वुमेन के बराबर है, ये जरूर पहले आप निकालिए। उससे फायदा क्या होगा, जो बाद में डाटा पूछा गया होगा तो मैन और वुमेन को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इफिशियंसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। यहां आप देखिए सवाल में बोल रहा है 12 पुरुष 10 दिनों में, मतलब सवाल ये बोल रहा है कि 12 मेल 10 दिनों में जो काम करते हैं वही काम 25 महिलाएं कितने दिनों में कर रही है 6 दिनों, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं इसको काट दूं तो 6 दूनी 12, 5 25, 5 दूनी 10, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4 मैन = है 5 वुमेन, मतलब 4 पुरुष 5 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है 8 पुरुष और 4 महिला, ठीक है। इसी को आपको चेंज करना होता। अब आप देखिए 8 पुरुष और प्लस 4 महिलाएं, देखिए किसी ना किसी में भाग जरूर जा रहा होगा। ये देखिए 8 मैन है, यहाँ 4 मैन है, 4 आदमी अगर 5 महिलाओं के बराबर है तो 8 आदमी कितनी महिलाओं के बराबर होंगे 10 के बराबर, और 4 ये पहले से है, मतलब अब कहानी है 14 वुमेन। मतलब जो काम 25 महिलाएं 6 दिनों में कर रही थी वही काम अब 14 महिलाओं से करवाना है। तो मेरा मामला क्या हो जाएगा 25 वुमेन जिस काम को 6 दिनों में कर रही हैं उसी को 14 वुमेन कितने दिनों में करेंगी। तो भैया 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14,
मतलब 75/7, ये वुमेन से वुमेन भी कैंसिल हो जाएगा। तो 7, 11 सते 77, 10, 10 सही 5/7, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 सही 5/7। अब अगर आप इसकी इफिशियंसी निकालते, फिर वैल्यू पुट करते, मतलब मैन इज टू वुमेन का आप रेशियो निकालते, फिर वैल्यू पुट करते, तो क्या हो जाता, मामला अलग हो जाता। टोटल वर्क निकालना पड़ता, फिर एक दिन का काम निकालना पड़ता, तब जाके दिनों की संख्या मिलती। तो मैं आपको केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर इस तरह का सवाल आता है तो एक बार आप ये चीज जरूर निकालिए, और फिर जो पूछ रहा है तो या तो मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर दीजिए या वुमेन को मैन में। अब अगर यहीं पर मेरे से मान लीजिए 7 पुरुष और 10 महिलाएं पूछ लिया होता, तो मैं क्या करता, भाई 5 महिलाएं अगर 4 पुरुष के बराबर है तो 10 महिलाएं 8 पुरुष के बराबर होंगी, और 7 पुरुष और 10 महिलाएं हैं तो 10 और 7 17, मतलब 12 पुरुषों का 10 दिनों का काम अब 17 पुरुषों से कराया जाना है। ठीक है, तो जैसा सवाल रहे वैसे ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, मतलब जैसा गाल वैसा ही तमाचा। ठीक है, छोटे बच्चे को ज्यादा तेज से मार देंगे तो दिक्कत, और बड़े वाले को बहुत धीरे मारेंगे तो भी दिक्कत। ये बात ध्यान रखिए, गाल जैसा हो तमाचा भी वैसा ही पड़ना चाहिए। अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत 20% और 25% छूट वाली एक वस्तु खरीदी और बिल के रुपए में 6000। देखिए, छूट वाले सवाल में मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अगर प्रतिशत देकर के प्रतिशत ही पूछा जा रहा है तो वही a + b + ab/100 वाले फॉर्मूले से, लेकिन अगर रुपया बीच में आ गया है तब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 25% की वैल्यू होती है 1/4। दोनों छूट का मामला है, मतलब मामला है 5 से 4 का और फिर 4 से 3 का। यही तो कहानी है, 20 की छूट है 25 की छूट है। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, मतलब पूरी कहानी है 5 से 3 की। अब ये 3 की वैल्यू कितनी है, 6000, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। अब 1 की वैल्यू आ गई है तो इसी को आप यहाँ पे गुणा मार दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा 10,000 रुपया। सॉरी, 10,000 रुपया कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अंकित मूल्य 5 था, विक्रय मूल्य 3 था, सवाल 3 की वैल्यू 6000 दी गई है तो 5 की वैल्यू 10,000 होगी। राम 3 समान दूरियों को 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। एवरेज स्पीड का सवाल है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 180 और 3 समान दूरी। देखिए, यहां से सवाल पकड़ में आ गया। अगर टोटल दूरी 180 है, उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है, मतलब प्रत्येक भाग जो होगा वो कितने का होगा भैया, 180/3, मतलब जो तीनों भाग हैं वो 60-60 किलोमीटर के। ठीक है, अब देखिए टोटल दूरी, यहां पर आपका जो एवरेज स्पीड है वो होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है d1 + d2 + d3, तब जब दूरी और चाल दी गई हो। ठीक है, तो d1/s1 + d2/s2 और प्लस d3/s3, मतलब दूरी 1, दूरी 2, दूरी 3, दूरी 1/4 दूरी 2/4 दूरी 3/4। ठीक है, अब ये टोटल दूरी तो 180 पहले से ही दे रखी है। अब आप देखिए 60 की दूरी के लिए पहली चाल कितनी है, 15, दूसरी वाली चाल 60 के लिए कितनी है, 10, और तीसरी वाली ये 60 के लिए ही कितनी है, 12। ठीक है, तो अब आप देखिए ये 4 बार कटेगा, ये 0 0 6 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। कितना हो गया ये, 6 5 11, 11 और 4 15, मतलब 180 को 15 से काटना है तो 15 1 कम 15, 3 बचेगा। ठीक है ना, 15 दूनी 30, मतलब जो औसत चाल है वो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 3 नल ए, बी और सी 6 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 घंटे साथ में काम करने के बाद ए बंद हो जाता है, बी और सी शेष भाग को 8 घंटे में करते हैं, तो टैंक भरने के लिए अकेले नल ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर। ठीक है, ये मामला है। अब आप देखिए सवाल में आपको बोल रहा है कि ए, बी और सी कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, अब देखिए 6 घंटे में भर सकते हैं, इन्होंने 2 घंटे काम किया, मतलब एबीसी ने जो काम किया, एबीसी का जो काम है वो कितना है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से लिख लेता हूं। एबीसी का जो काम है
वो कितना है भाई, 6 घंटे में कर सकते थे, 2 घंटे किया, मतलब ये 2/6 मतलब कितना हो गया, इन्होंने कर दिया 1/3 का। ये मैंने क्यों किया, ये अप्रोच मैंने क्यों अपनाई, क्योंकि बात कर रहा था बी और सी शेष भाग, टोटल भाग की बात नहीं हो रही थी, तो शेष भाग आपको निकालना पड़ेगा। तो जो शेष भाग बचा, शेष भाग उसको कर कौन रहा है, बी और सी मिल करके, और शेष भाग है कितना, 2/3, और ये हो रहा है 8 घंटे में। तो 2 चौके 8 मतलब जो एक भाग है वो कितने घंटे में करेंगे, 12 घंटे। ये कहानी है, मतलब एबीसी अगर 6 घंटे में कर रहे हैं, बीसी कितनी देर में कर रहे हैं, 12 घंटे। ठीक है, दिख रहा कि ये डबल है, ये डबल है। ठीक है, यहां से आपको दिख जाएगा कि उत्तर कितना आएगा, 12। सवाल में दिख रहा, देखिए एबीसी अगर 6 घंटे में कर रहे हैं, बीसी अगर 12 घंटे में कर रहे हैं, मतलब एबीसी की जो क्षमता है वो बीसी की क्षमता की डबल है, और एबीसी और बीसी के बीच का जो फर्क है वो केवल और केवल ए है। तो अगर इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो बचा हुआ 1 ही रहेगा। अब देखिए इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो आपका जो वर्क है ये 12 आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1, तो एक अकेले ए बी, अगर ये तीनों 2 रोटी खा रहे हैं, ये दोनों मिलकर के 1 रोटी खा रहे हैं, मतलब इसका मतलब इसने 1 रोटी खाई है, तो 12/1 मतलब कितना हो जाएगा, 12 घंटे। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लिया गया समय पूरा टैंक भरने के लिए। ठीक, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए x प्लस एक्स 1/x बराबर 2 हो, तो x की घाते 100 प्लस 1/x की घाते 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्यों, जब कभी भी आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 दिया गया है, तो x की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। घात कितनी भी लगी हो, मैं तो बोल रहा हूं यहाँ 100 लगा दिया है, मैं तो बोल रहा हूं अगर यहाँ 90 और 100 लगा देता तो भी उत्तर 2 ही होगा। घात कुछ भी लगा दी, क्यों, क्योंकि अगर वैल्यू 2 दी गई है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कितनी है, 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बेलन की ऊंचाई 20%, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है, बेलन का आयतन 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, बेलन का नया आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वाला दिया हुआ है, बाद वाला। अब देखिए सवाल ये अंकित मूल्य वाला नहीं है, यहाँ पर केवल आपको एक बात याद रखनी कि बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, πr²h। पाई तो कांस्टेंट है, आर कितनी बार होता है, 2 बार, और एच कितनी बार होता है, 1 बार। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है वो 20%, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 10%, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। बस आपको दिमाग में ये रखना है, त्रिज्या में जो भी होगा वो 2 बार होगा, मतलब वृद्धि हुई है तो 10 से 11 और 10 से 11, और ऊंचाई में जो होगा वो केवल 1 ही बार होगा, मतलब 5 से कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, काट लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ कितना बचा, 55 25 और ये 0, मतलब पूरा मामला था ये 250 का। यहाँ कितना बचा, 121 और 3 का गुणा करोगे तो 363। ये देखिए अब आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू, मतलब ये पहले थी, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 2000। ठीक है, अब कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 25 8 200, मतलब 1 बराबर कितना है, 8। बस आप यहाँ 8 का गुणा मार दीजिए, तो 8 तिया 24, 8 6 48 और 2 50, 8 तिया 24 और 5 29, मतलब अब जो उसका आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 2904। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए सवाल, सुरभि ने अपना बैग 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उसे 42 रुपए अधिक में बेचा होता तो 8% का लाभ होता, यदि उसने उसे 325 रुपए में बेचा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 2 कंडीशन है, पहली बात तो यह है कि 6% की हानि पर बेचा, यदि 42 रुपए ज्यादा में बेचती तो 8 का लाभ होता, मतलब जो रुपए में डिफरेंस है वो कितने का है, 42 का, और जो परसेंटेज में डिफरेंस है 6 हानि 8 लाभ, मतलब डिफरेंस कितने का है, 14। ठीक है, अब यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालने के बाद उसका जो विक्रय मूल्य अगर उसने 325 कर दिया होता तो लाभ कितना होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भैया 14% की जो वैल्यू है ये कितनी दी गई है, 42 रुपया, मतलब 1% की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 3 रुपया। तो जो सीपी होता है, सीपी हमेशा कितना होता है, 100%, मतलब ये कितना हो जाएगा, 300 रुपया।
यही तो सीपी है, सीपी। अब एसपी और सीपी के बीच, ये सीपी अब हो गया आपका 300 रुपया और एसपी वो बोल रही है 325। मतलब यहां पर मुझे जो प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 25 का। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब पूरा मामला हो जाएगा 25/300 और गुणे 100, 1 2 1 2, 25 में 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8 सही 1/3%। ये हो जाएगा आपके सवाल का जवाब। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इसने कैलकुलेशन ठीक ठाक करवाया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आयत की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है, तो आयत की परिधि, परिधि कंफ्यूज मत हो जाइएगा, परिधि का मतलब भी परिमाप ही होता है। जब आप वृत्त की परिधि निकालते हैं तो आप वास्तव में वृत्त का परिमाप ही निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर सवाल में देखिए, आयत की लंबाई, देखिए ए है यल और ये है बी। अगर 25% अधिक है, इसका मतलब ये है 100, तो ये है 125, मतलब ये है 5 और ये कितनी है 4। अगर मैं इसको 5x और 4x मान लूं, ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना है 80, तो इनका जो गुणनफल है वो 80 होता है। क्यों भाई, क्योंकि जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 5 चौके 20, 20 चौके 80, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी √4, मतलब कितनी 2। तो ये जो 5x है ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 2, मतलब कितना 10, और ये जो 4x है ये हो जाएगा 4 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 8। यही है। अब आपसे परिधि पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है मतलब परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है कितना भाई, वो होता है 2 × L + B। तो अब ये 2 है और अंदर कितना है, ये 10 + 8, मतलब 18 और दूनी कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, एबीसी में एबी और एसी को क्रमशः डी और ई तक बढ़ाया जाता है। कोण सीबीडी और बीसी, पहले तो इसको बना लेते हैं, नहीं तो ये बनेगा ही नहीं। देखिए, एक त्रिभुज है ये एबीसी, ए बी और सी। किसको किसको बढ़ा रहा है, ए बी और ए सी को। इसको बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको बढ़ा दिया। ठीक है, अब ए बी सी को डी और ई तक बढ़ाया गया, मतलब इसको मैंने बढ़ा दिया डी तक और इसको मैंने बढ़ा दिया है ई तक। फिर आपको बोला कोण सी बी डी और बी सी ई, मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है। क्या द्विभाजक, द्विभाजक मतलब ये कहां पे मिल रहे हैं, ये ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा, ये द्विभाजक है, ये द्विभाजक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो, तभी तो द्विभाजक। अब आपसे क्या बोल रहा है, ऊपर मिलते हैं कोण बी ओ सी, मतलब इस वाले कोण की वैल्यू कितनी है 7 डिग्री। तो आपको कोण ए बराबर, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, इस कोण का मान अगर इसकी वैल्यू थीटा होती है तो इस कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री माइनस θ/2। ये कहानी। अब आप देखिए, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब 90 माइनस θ/2 बराबर आपको कितना दिया हुआ 57। इसको मैं इधर ले आऊं, इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो कितना आएगा ये 33, मतलब θ/2 बराबर कितना हो जाएगा 33। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर जाके गुणा करेगा, 33 दूनी 66, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 66 डिग्री, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बढ़िया सवाल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 3/5 है। आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की परिधि ज्ञात करें। देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल है और आयत का जो क्षेत्रफल है, ये अगर 3 है तो ये कितना है 5। ये कहानी बोल रहा है। इसकी जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजाएं हैं वो है 9 और कितनी है 15। ठीक है, ठीक है, तो अगर यहां से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 त्याई 15, मतलब ये कितना आ जाएगा 27x। 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 तिया 27x, और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर इतना है, 1 बराबर अगर 27 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा
27 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा ये 81। 81, ठीक है। और 81 एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए स्क्वायर की। भुजा इसकी क्या होती है, ए होती है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 9x। अब आपसे इसकी परिधि पूछ रहा है, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा ये 36। ठीक है, कहाँ दिया गया है यहाँ। ठीक है, आप चाहो तो एक्स मत भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मैं एक्स अगर हटा भी दूं, मान लीजिए यहाँ से भी, ठीक है, और यहां से भी, चलिए ये लीजिए, ये हट गया, ये हट गया। अगर आपको एक्स से कुछ प्रॉब्लम आ रही है ये लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 36। लगाने का तरीका ये रहेगा इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में उनका योग 22 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए 6:5 मतलब 6x और 5x, योग इसका कितना बोल रहा है 22, मतलब ये कितना हो जाएगा 11x बराबर 22। तो 11 दूनी 22 मतलब x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, मतलब ये कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, और ये वाली कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10। अब आपसे पूछ रहा दोनों का वर्ग, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 प्लस 100, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 244। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखिए इस सवाल को कुछ बच्चे हमारे फॉर्मूले में लगा देंगे, फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, मैं केवल आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूं कि हर चीज को फॉर्मूले पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ए अकेले एक काम को 25 दिनों में, बी अकेला 50 दिनों में, दोनों एक साथ काम करते हैं, 9 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 दिन वैसे इन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। अगर देखा जाए तो 9/25 9/50 दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा तो 18 9 27, 27/50 काम हुआ, 25 दूनी 27, ये 54। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अगर एक काम ए की मैं बात करूं, अगर मैं बी की भी बात करूं, अगर 25 दिन में काम होता है, मतलब इसने 9 दिन में 9/25 किया, इसने 9/50 किया, दोनों का एलसीएम 50 आ गया, मतलब ये 18 काम कर रहा है, ये 9 काम कर रहा है, मतलब 50 में से 27 काम हो गया है। परसेंटेज पूछ रहा है, उन्हें 100 मार देंगे, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 54। ये कहानी। अब अगर आपको ऐसे नहीं लगाना, मान लीजिए ऐसे लगाना है, ए और बी है, ये 25 दिन में, ये 50 दिन में, तो इसका जो वर्क है ये टोटल 50 है, तो इसकी इफिशियंसी 2, इसकी इफिशियंसी 1, ए बी की मिलाकर के 3। 9 दिन काम होता है तो 27 काम, 27 काम 50 काम में, तो 27/50 गुणे 100, 50 दूनी 100, 27 दूनी 54। ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो भी, ऐसे लगाएंगे तो भी, और अगर बगैर कुछ किए बनी मन लगा लेंगे तो भी, सवाल का आंसर तो वही है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, महत्तम 16 है, तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं तो सीधी सी बात है, मैं इनको जोड़ दूंगा, तो 5 4 9 और 9 गुणे 16 मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 144। यही तो मेरा उत्तर है। देखिए योग बराबर होता क्या है, योग बराबर मैं आप लोगों को बार बार यही बात बता रहा हूं कि HCF गुणे A प्लस बी। शर्त यह है कि ए और बी दोनों ही को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनके बीच में ऐसी एक भी संख्या ना हो जिससे ये दोनों कट जाए। ठीक है, और यहाँ 4 और 5 को रूपाम है ही है, एलसीएम के लिए HCF गुणे A गुणे B आ जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक संख्या में पहले 20 की वृद्धि, फिर इसमें 30% की कमी। अभी देखिए प्रतिशत बदलाव। अब देखिए प्रतिशत देके प्रतिशत पूछा हुआ है, तो अगर प्रतिशत देके प्रतिशत पूछ रहा है तब फिर आप फॉर्मूले में चले जाइए। मतलब क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये है भाई, ये परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, अब जहां वृद्धि है वहां प्लस और जहां कमी है वहां माइनस। 20 की वृद्धि, ठीक है, 30 की कमी, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों चूंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो ये भी माइनस में होगा। 1 2 1 2, तो कितना हो जाएगा 36 में से 20 घटेगा, ऋण 16%, मतलब 16% की क्या हो रही है कमी। ठीक है, इसको अगर आप डाटे पे लोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत वाला मामला है। तो जैसा सवाल वैसा ही जवाब। 5 6 और 10 से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखा है, वर्ग संख्या। ठीक है, करते क्या है ऐसे सवालों के लिए, एलसीएम ले लीजिए। 5 6 और 10 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। देखिए सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो 10 के लिए 2 गुणे 5,
ये तो रहेगा ही। 6 अगर बनाना है तो मुझे 3 और चाहिए। अब आप देखिए वर्ग संख्या कौन सी कहलाती है, जिसमें उसके गुणनखंड पेयर में हो, पेयर में जोड़े में होने चाहिए। अब मेरे पास 2 एक बार है, एक बार 2 दे देते हैं, 5 एक बार है तो एक बार 5 दे देते हैं, 3 एक बार है तो एक बार 3 दे देते हैं। अब देखिए 1 और 2 2 और 2 5 मिला करके क्या बनाते हैं 2 जीरो और 3 तिहाई 9, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 900। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में। ये बात याद रखिए, 2 और 5 का गुणा 0 के बराबर होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी गई, 191 में खरीदती है। ठीक है, मतलब अगर 100 की वस्तु थी, 4.5% की अगर उसको छूट मिली है, मतलब मामला हो गया, अगर 5 की छूट मिलती तो 95, तो लेकिन छूट कितने की मिली है 4.5 की, तो 95.5 होगा ना, 94.5 नहीं। क्या कर रहा हूं मैं, 95.5। ठीक है, इसकी वैल्यू 191 रुपए है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 191। देखिए कितना बढ़िया डाटा दिया हुआ, 2 9 18 और 19 190, मतलब ये सीधा सीधा किससे कट रहा है 2 से, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 200। क्यों, क्योंकि इससे मुझे 2 का गुणा मानना है। इतना सा सवाल है, ये आपका जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। PAB PCD एक वृत्त पर 2 छेदक रेखाएं हैं। ठीक है, देख लीजिए छेदक रेखाएं, दोनों ही छेदक है। अभी तक एक स्पर्श और एक छेदक देता था, अब दोनों छेदक दे दिया। ये लीजिए, ये है PAB और यहीं से BC और D। ये कहानी है। PA बराबर है 10, ये 10, AB बराबर है 12, ये 12, BC बराबर है 11, ये 11, PD का मान निकालना है, PD पूरे का मान निकालना है, इसको मैं x मान। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। यही तो कहानी, PD ही आपको निकालना है। ठीक है, अब आप देखो PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू है 10, PB की वैल्यू कितनी है, PB की वैल्यू कितनी है 22, PC की वैल्यू कितनी है 11 और PD की वैल्यू कितनी है x प्लस 11। ये कहानी है, 11 दूनी 22, मतलब x प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब अच्छा यही तो पूछा ही है, PD पूछा है ना, PD पूछा है, ये उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे से CD पूछा होता तो मैं x की वैल्यू निकाल देता। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा 20। 9 मत करके आ जाना, क्यों, क्योंकि 9 किसके लिए है CD के लिए। यहां से हमारे कुछ बच्चे x भी निकाल सकते हैं, x से निकालोगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन x तो भैया CD का मान है, आपसे PD पूछी जा रही है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 10,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 7% ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या होगा, जिसे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। ठीक है, देखिए 2 वर्ष के लिए अगर CI निकालनी होती है तो मैं क्या बोलता हूं कि भैया अगर 2 वर्ष का है, मतलब मामला 2 और 1 का है, 7% है तो ये 7 और ये हो जाएगा 7 गुणे 7/100, मतलब 7 दूनी 14 और ये 7 सता 49 और प्लस कितना हो जाएगा 0.49, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 14.49। अब 1% बराबर 2 जीरो आप हटा दीजिए, ये हो जाएगा 1% बराबर कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसमें 100 का गुणा मारूंगा तो ये दशमलव और ये 2 जीरो कैंसिल, मतलब मेरा उत्तर होना चाहिए 1449। कहाँ दिया गया है ये वाला मान। हाँ, अब अगर मेरे से मिश्रधन पूछा होता तो फिर या तो फिर मैं इसको 10,000 को जोड़ देता और या तो फिर इसको ऐसे भी आप लगा सकते थे 100 से 107, लेकिन फिर 107 का वर्गमूल निकालना पड़ता। 2 साल का मामला होता तो ये था, तो इससे ज्यादा आसान तो ये है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 84,000 रुपए के निवेश के साथ एक आभूषण का दुकान शुरू करती है बियोंसे। कुछ समय बाद जैक्सन बियोंसे के व्यवसाय में 63,000 का निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 है। गणना कीजिए जैक्सन कितने महीने बाद साथ। देखिए लाभ का जो बंटवारा है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। कौन कौन है, बियोंसे है और जैक्सन है। देखिए बियोंसे अनुपात जैक्सन। ठीक है, लाभ कितना है इसको 2:1, ये तो 2:1 है। और यहां पर मैंने आप लोगों को बताया, देखिए बियोंसे और जैक्सन है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए इन डाटा को छोटा कर लीजिए।
देखिए 3 0 कैंसिल, ये किससे कटेगा भी, ये 12 से, काहे से कट रहा है ये, 12 से, 7 से काटेंगे 12 आ जाएगा, 3 से और कटेगा, 21 चौक 84, 21 तिहाई 63। मतलब ये वाला मामला है 4 गुणे 3, 4 और 3 का। ये वाला तो पूरा पूरे पूरे 12 महीने रहा है, और ये वाला जो है, ये वाला मान लो x महीने रहा है, x महीने रहा। अब आप देखिए मामला रहता क्या है, ये तो कहानी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे, सॉरी 4 गुणे 12 और बटे 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, मतलब ये कितने महीने रहा है, 8 माह। यही तो कहानी हमने किस में लिया हुआ, माह में लिया हुआ। अगर ये 8 महीने रहा है तो सवाल बोल रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, कितने महीने बाद। भाई टोटल कहानी तो 12 की थी, लेकिन बंदे ने तो 8 ही महीने काम किया है, मतलब वो कितने माह बाद शामिल हुआ है, 4 माह बाद। ठीक है, ये मेरा उत्तर है। ध्यान रखिएगा 8 महीने तक वो व्यवसाय में रहा, लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा कितने महीने बाद वो व्यापार में शामिल हुआ, मतलब 8 महीने अगर रहा, टोटल 12 महीने का काम है, इसका मतलब यह है कि वो 4 महीने बाद। इसको आप 8 टिक करके मत आ जाना गलती में, ठीक है, हो भी सकता है बहुत। तो ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है कि सरल सवालों में एक बार आप ये देख लीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। सवाल आपको क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपको सवाल, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब आप देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम मेरे पास क्या बचेगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यही तो कहानी बनेगी। और 1 प्लस साइन ए का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन होल स्क्वायर, और जब कॉस ए का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यही तो कहानी। अब आप देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर एक ही आएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस प्लस 2 साइन ए और प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, मतलब ये पूरी कहानी कितनी हो जाएगी, 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहां बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपके पास क्या था, कॉस ए और कितना था 1 प्लस साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस ए, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सर्व समीकरण आइडेंटिटी साइन स्क्वायर सब आपको पता होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 अपॉन कॉस ए नहीं दिया हुआ। अच्छा ये दिया तो है, सेक ए क्या होता है भाई, 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए, तो 2 सेक ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जवाब। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। 4500 को कौन सी छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि परिणामी विभाजित किया जाए, गुणा नहीं किया जाए, विभाजित किया जाए। तो अब हमारा तरीका क्या होगा भाई, 4500 के पहले तो आप उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, फिर उसमें ये देखिए जो जो पेयर में है उसको तो हटाना नहीं, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है। जो सिंगल है उससे आप हटा दीजिए, जहां गुणा करना होता है तो हम सिंगल वाले को डबल बना देते हैं, मतलब पेयर में बना देते हैं, और जहां हटाना है तो जो सिंगल वाला है उसको मैं हटा दूंगा। अब आप देखिए मामला है 4500, ठीक है। अब आप देखिए डबल जीरो है तो एक चीज तो पक्की है कि 2 ठो 2 और 2 ठो 5 तो रहेंगे। अब ये 45 है तो 45 का मतलब हुआ 5 और नमा का मतलब हुआ 3 गुणे 3। देखिए ये वाला पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है। एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास 5, यही तो है एक्स्ट्रा। तो अब अगर गुणा करने का भी पूछे तो मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो भी ये हो जाएगा, और अगर भाग देने का पूछे तो भी यही होगा। मतलब मुझे या तो 5 को मैं पेयर बनाऊं तब वो पूर्ण वर्ग बनेगी, और या तो मैं 5 को हटा दूं तब वो पूर्ण वर्ग बनेगी। ये देख लीजिए, एक व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक ट्रेन के साथ 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में भाग रहा है। रेल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रही है, तो रेल कितने समय में भागते हुए व्यक्ति को पार करेगी, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी और बटे क्या होता है, चाल। अब आप देखिए जब एक ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई, और अगर दिशा समान है, दोनों अगर भाग रहे हैं तो वहां पे क्या होती है, जो चाल होती है वो क्या होती है, दोनों को माइनस करना पड़ता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर दूरी कितनी है, यहाँ पर दूरी है 280,
अब ट्रेन की चाल कितनी थी 85 दिया ना 85, आदमी की चाल कितनी है 13। अगर विपरीत दिशा होती तो मैं जोड़ देता, लेकिन एक समस्या है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाना मतलब बड़े को छोटा बनाना है, तो छोटे का गुणा। ये हो गई कहानी आपकी। अब इस 18 को आप ऊपर ले जाइए, तो 280 गुणे 18 बटे 85 में से 13 घटाएंगे 72 और गुणे कितना आ जाएगा 5। ये 18 चौक 72, 5 चौके 20, जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 14। मतलब मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा कितना 14 सेकंड। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है सवाल, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी 7 घंटे में, धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे को तय करने में 2 घंटे का समय लगता है, धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी याद कीजिए। ठीक है, कितना बढ़िया सा क्वेश्चन। देखिए 20 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में, लेकिन धारा के अनुकूल, मतलब यहाँ पे हम नाव की चाल को x मानते हैं, धारा की चाल को y मानते हैं, अनुकूल की बात हो रही है तो x प्लस वाई, तो 20/2 मतलब कितना हो जाएगा ये 10। अब देखिए इसमें जो है आपको धारा की चाल ये 4 दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 4 मतलब कितनी हो जाएगी 6। अब आपसे प्रतिकूल का पूछ रहा है तो x - y बराबर कितना हो जाएगा, नाव की चाल आ गई 6, धारा की चाल है 4 मतलब कितना है 2। अब ये चल कितना रही है 7 घंटे, तो बस आप 7 घंटे का गुणा मार दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, किसका मामला है बॉन्ड मास का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें छोटा कोष्टक 2 ठो लगे हुए हैं। अच्छा ठीक, 2-3 चीजें इसमें नोट करने की है। पहली बात तो छोटा कोष्टक लगा हुआ है, सबसे पहले ये हल होगा, फिर भाग और गुणे वाला हल होगा, और फिर ये मझला कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, यहां देखिए भाग के बाद ऑफ लगा हुआ है, ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर भाग के बाद ऑफ लगा होता है तो आपके उसमें क्या है बॉन्ड मास, मतलब डिवीजन के पहले आपको ऑफ को हल करना है। ठीक है, तो अब यहां देखिए सवाल है क्या, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल अच्छे से लिख देता हूं। 13 भागे 6 - 6 भागे, अब देखिए 7 - 9 है, तो मैं इसको कर दूंगा -2, ये कोष्टक को मैंने हटा दिया, गुणे कितना 8 और धन कितना है, ये छोटा कोष्टक बंद है। नीचे कितना है 5 धन 5 गुणे 5 भागे, मैं इसको हल कर देता हूं, तो ऑफ है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, मतलब 5 × 25, ये कहानी। अब देखिए सबसे पहले क्या हल होगा, ये वाला हिस्सा पहले हल होगा, तो -3, देखिए क्या है 6 में -2, आप 6 भागे -2 करोगे तो ये -3 आएगा ना, और -3 में 8 का गुणा कर दोगे -24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपका मामला क्या बनेगा, यहां से बनेगा 13 भागे 6 -24 और धन कितना है 9, ये तो ऊपर वाला मामला है। नीचे वाले में देखिए 25 में 25 का भाग देंगे 1 ही आएगा, तो 5 धन 1। अब ये 6 + 24 30, ये ऋण और ऋण मिला के क्या बन जाएगा धन 24 6 30 और 9 39, तो 13 भागे 39 और बटे कितना है 6। 13 भागे 39 का मतलब कितना हुआ, 13 भागे 39 का मतलब हुआ 1/3 और बटे 6, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 1/18। ठीक है ना, कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, कहां दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, x + y = 10 है, x² + y² = 68 है। अब यहाँ पे अंदाजा लगाने से बेहतर ये है कि आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि x + y का होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + 2xy। अब देखिए x + y की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर बराबर x² + y² की वैल्यू दी गई है 68 और प्लस 2xy। देखिए ये इधर आ जाएगा, मतलब 2xy बराबर हो जाएगा 100 - 68, मतलब कितना हो जाएगा 32। तो xy को निकालना है तो ये इधर जाके कटेगा, तो 16, मतलब xy = कितना हो जाएगा 16। यही मेरे सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये पेपर खत्म होता है। पेपर थोड़ा सा इजी कहा जाएगा क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें बहुत ज्यादा नहीं था। सवाल में बेसिक्स सारे हैं लेकिन कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। आज का ये पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं कल फिर इसी समय पर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए